हम बात करते हैं अब डॉक्टर अनिल मिश्रा जी से, जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में है। वहाँ का जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ के हेड हैं। तो मैं अनिल जी से बात करूंगा कि एक जर्नलिस्ट के रूप में और एक मीडिया एक्सपर्ट के रूप में सारे परिवेश को आप किस रूप में देखते हैं। जी। थैंक यू सो मच सर। और इतने सारगर्भित विषय पर जो बहुत टाइमली है उस पे एक परिचर्चा आयोजित करने के लिए यहाँ मैंने दो विद्वानों को सुना जो वहाँ खुद होकर आए हैं, और उनसे जो उनके जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उनका जो थ्योराइजेशन है वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और मुझे अब इस पे टेलीविज़न मीडिया पे मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि पहले जैसे 70 के दशक में जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था तो उस वक्त थे कि अखबारों की हेडलाइन या अखबारों को पढ़ के सरकारें अपना फैसला करती हैं। फिर 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, या उसके पहले जो निर्भया कांड हुआ, जो जिस तरीके का उसमें प्रोटेस्ट हुआ, उसमें टेलीविज़न की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। लोग कहते थे कि सरकारें टेलीविज़न देख के फैसला करती हैं। और अब जो ये आंदोलन, जन आंदोलन हुआ, ये छात्र आंदोलन हुआ, विद्यार्थी आंदोलन हुआ, उसमें अब ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम को देख करके एक तरीके से लोगों का रुख बदलता है, लोगों की ओपिनियन मेकिंग होती है। इस मामले में मुझे एक चीज ये कहनी है कि सबका जिक्र उज्जवल सर ने किया ही है, जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और जो वेरियस मीडिया यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। मुझे अपनी एक बात कहनी है, ये कि टेलीविजन मीडिया जो है वो एक तरीके से अगर अपने आप को री इन्वेंट नहीं करेगा, री इन्वेंट दोनों सेंस में। एक तो ये कि उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जिसको हम लोग एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं, कि जो उसका राजनीतिक अर्थशास्त्र है, यानी वो मुनाफे से तो संचालित होता ही है। टीआरपी का गेम था, हालांकि टीआरपी पिछले 2-3 महीने से बंद है, ईरान ईरान और अमेरिका के वॉर की वजह से। लेकिन ये एक विजुअल्स के लिहाज से बहुत ही अच्छा मौका होता था टेलीविजन मीडिया के लिए, जब वो अपने विश्वसनीयता या प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इस आंदोलन में को अगर वो कवर करता तो उसकी विश्वसनीयता बनती। लेकिन हमारे टेलीविजन मीडिया में मैं एकेडमिकली ये कहता हूं कि वो गोदी मीडिया शब्द थोड़ा सा कई बार डिमीनिंग होता है, लेकिन इनकी स्थितियों पे रोशनी डालने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे जो टेलीविजन मीडिया है, या जो स्थापित पत्रकार हैं, या पत्रकार नहीं भी हैं, एंकर हैं, जो जो अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ इमेज, जिनकी अपने आप को समझते हैं कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो कोई ओपिनियन को एक तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये सारा भ्रम इस जन आंदोलन ने उतार दिया, और ये बहुत जरूरी था उतरना। लेकिन इसके साथ में यह भी है कि जो मीडिया मालिक हैं, जैसे विभिन्न मीडिया मालिक जो हमारे देश में भी जो मीडिया मालिकान का जो कंसंट्रेशन हुआ है, उसकी वजह से जो एक तरह का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए संचार माध्यमों में, वो नहीं है। इसकी वजह से जो टेलीविजन मीडिया है, वो टेलीविजन मीडिया अपनी न सिर्फ प्रासंगिकता खो रहा है, विश्वसनीयता तो उसने बहुत पहले खो दिया था, लेकिन अब वो प्रासंगिकता भी धीरे धीरे खोता चला जाएगा अगर टेलीविजन मीडिया के लोग अपने आप को सोचेंगे नहीं। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है टेलीविजन मीडिया पे, वो है संपादकीय जो स्वायत्तता है, जिसको हम लोग एडिटोरियल ऑटोनॉमी कहते हैं। और उस ऑटोनॉमी को एक तरीके से रिगेन करने की जरूरत है, एक तरीके से रिक्लेम करने की जरूरत है। तभी टेलीविजन मीडिया कुछ बात कह पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि इस जन आंदोलन के बाद ऐसे बहुत सारे लोग जो सत्ताधारी दल से या उसके इकोसिस्टम से एक तरीके से ताल्लुक रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि टेलीविजन मीडिया का को क्या सीखना चाहिए इस जन आंदोलन से। पहले तो टेलीविजन ने लोगों को बदनाम किया कि ये पाकिस्तान फंडेड हैं, या चीनी फंडेड हैं, या सोरोस के लोग हैं, या इसमें जो विभिन्न तरह के विपक्षी जो दल हैं उनका उनको एक तरीके से कटाक्ष किया। और बाद में जो है, तो जब वो पहुंचे वहां पे या अपने रिपोर्टर्स को भेजा, तो उन रिपोर्टर्स पे एक तरीके का गुस्सा लोगों का निकला उनके ऊपर। हमारे पास 2-3 उदाहरण ऐसे हैं जिसमें हमको ये पता चला कि जो टेलीविजन चैनल के जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ बदसलूकी की गई। और वो बदसलूकी एक तरीके से इसलिए की गई क्योंकि वो लगातार 24x7 जो है वो सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने वाले नैरेटिव्स को चलाते हैं, या तो वो प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि टेलीविजन मीडिया को अगर प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो री इन्वेंट करे, क्योंकि जैसा कि सारे विद्वानों ने यहाँ पे कहा है कि जो सोशल मीडिया है, या इंस्टाग्राम है, या डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उन्होंने इस वॉइस को एक तरीके से एम्पलीफाई किया, जिसकी वजह से काफी कुछ चीजें आई सामने। और पोस्ट ट्रुथ के दौर में, जिसको पोस्ट ट्रुथ कहा जाता है, उसके दौर में एक बात कही जाती है कि सच जैसी कोई चीज नहीं है, केवल नैरेटिव है।
यानी हमारे कहने का तरीका ही सब कुछ है, हम क्या बात कह रहे हैं वही सब कुछ है, सच जैसी कोई चीज नहीं होती। और इस तथ्य को भी, इस एक तरीके से इस बात को भी मौजूदा जो जन आंदोलन है उसने एक तरीके से काउंटर किया है कि सच होता है। सच यही है कि जो लोगों की पीड़ा है, जिसको उज्जवल सर और हुडा सर बता रहे थे अभी, कि जो लोग जिस तरीके से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक एक चीजें, और अपने आप को वो चाहे वो पुलिस ब्रुटेलिटी हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे तमाम चीजें, तो डे टू डे लाइफ की वो जो एक्टिविटी, जो छोटी छोटी एक्टिविटी जो वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे, उस डॉक्यूमेंटेशन से एक बात समझ में आई कि अगर आप रोजमर्रा के जीवन संघर्षों में, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो टेलीविजन मीडिया से भी दूर है, या मीडिया एक्सेस से दूर है, डिजिटल मीडिया उनके हाथ में आया है थोड़ा बहुत, लेकिन वो परंपरागत मीडिया को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर अपनी प्रासंगिकता बचाए रखनी है, तो टेलीविजन मीडिया अपने आप को सोचे, नए सिरे से सोचे। और ये सारे लोग कह रहे हैं, मीडिया के भीतर काम करने वाले लोग, मीडिया को एक्सेस करने वाले लोग, तमाम तरह के जज, यहाँ तक कि सोनम वांगचुक की पत्नी जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा के पहले आप मीडिया सुधारना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की राय बन रही है मीडिया के बारे में, जो पहले ही एक विश्वसनीयता का संकट था वो था। अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि टेलीविजन कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। जी सर जी, 2-3 मिनट में सर मैं बात जी कहूंगा। एक तो जी जी डिजिटल जो लिगेसी मीडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे दैनिक भास्कर का, आजकल जो दैनिक भास्कर डिजिटल है, हम्म। वो लोग भी रील्स की भाषा में और उसको लाइव चलाएं। एक तरीके से उन्होंने उनकी जो भाषा, मतलब जो डिजिटल कंटेंट, डिजिटल भास्कर है जैसे, तो उनकी अधिकतर भाषा जो होती है वो बहुत प्रोवोकेटिव और क्लिक बैट पत्रकारिता का एक नमूना है। और आमतौर पे आप देखेंगे तो उसमें क्राइम की खबरें भी ऐसी संवेदनहीन भाषा में लिखी जाती हैं कि व्यक्ति और संवेदनहीन होता चला जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस आंदोलन की वजह से भास्कर जैसे ऐप, जो अपने आप को बहुत तेज स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी इसको लाइव देना शुरू किया, मिनट मिनट की जानकारियां देनी शुरू की। तो इस सेंस में हिंदी में जो दैनिक भास्कर का रोल है वो एक हद तक इस प्रोटेस्ट में थोड़ा दिखा कि उसने फिर भी बहुत ढंग की हेडलाइंस लगाई, शीर्षक लगाए और एक तरीके से काम किया। दूसरा सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो टेलीविज़न में प्राइम टाइम में जो न्यूज़ बहसें हुई हैं, कुछ उनको मैंने देखने की कोशिश की कि उनमें क्या चल रहा था। तो अभी भी वो जो अधिकतर प्रवक्ता हैं, और उन प्रवक्ताओं के इर्द गिर्द जो समूह है, जो वो खुद एंकर हैं, जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझते हैं, वो लोग यही कोशिश कर रहे थे लगातार कि इस सारे मूवमेंट को एक तरीके से बदनाम करें, और उस बदनाम करने के बाद किसी भी तरह की जो वैधानिकता और जो इतना लोकप्रिय सपोर्ट मिला है लोगों का, उस लोकप्रिय सपोर्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़े। और अभी भी वो ये सीख लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये सच में जेन्युइनली लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, और इसको, इससे जो है आपको सेंटिमेंट लोगों का समझना चाहिए। और एक तरह का जो भ्रम है वो बना रखे हैं कि सब कुछ ठीक है, जिसको बोलते हैं सब चंगा सी। तो वो एक इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो जो बातें हैं वो मैं कहना चाह रहा था। और बहुत इंटरेस्टिंगली सारे विद्वान जो गए वहाँ और बताए, तो मुझे उनकी बातें सुन के लग रहा है कि काश हम भी वहाँ जा पाते और देखते, महसूस करते, तो बढ़िया रहता। तो थैंक यू सो मच सर।